चलते हैं। अंकित नैनवाल हमारे पहले कॉलर हैं और इनका सवाल जो है वो है कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे चुने, और उम्र इनकी 39 साल है और बाकी और भी इनके सवाल हैं। तो अंकित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित, पूछिए अपना सवाल। हर्ष सर, ये सवाल आपके लिए। नमस्कार सर, मैं अंकित नैनवाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी जी। मंथली मैं लगभग 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता हूँ। एक है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप, देन कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड देन एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। देन अभी मेरा एक डाउट ये था कि अगर इन केस इन माय एब्सेंस अगर नॉमिनी को क्लेम करना हो तो क्या वो क्लेम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में करना पड़ेगा उसे, या एक सिंगल फॉर्म, या कोई ऐसा रास्ता है कि एक सिंगल फॉर्म से ही पूरा क्लेम हो सकता है? बिल्कुल हर्ष सर, मुझे लगता है कि बड़ा ही इनका सीधा सवाल है, और सवाल है कि कैसे नॉमिनी को आसानी से पैसा मिलेगा, और क्या क्लेम करने के लिए उन्हें हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनानी होगी या कोई एक तरीका है। बताएं आखिर क्या होगा इनको जवाब। जी जी हाँ। तो एक्चुअली जो पहला स्टेप ये है कि इन्होंने एक एक चीज को तो क्लियर कर दिया है कि इसमें इनके इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी है। तो पहला लेसन कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशन है कि नहीं वो चेक करें। सो ये तो मैं जेनरिकली बता रहा हूँ जो भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है, और वो चीज अगर अपडेट करना भी जरूरी है। तो मान लीजिए आपने पहले किसी और को नॉमिनेट किया है, तो चेक करिए कि वो नॉमिनी आपको रखना है, कि वो खुद नॉमिनी बाय देमसेल्व्स आर अलाइव और नॉट, और आप नॉमिनेशन अपडेट करें। तो पहली बात तो ये हो गई। जो अंकित का सवाल था वो ये है कि इन्होंने 3 अलग अलग फंड हाउसेज में इन्वेस्ट कर रखे हैं, और अगर ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें नॉमिनी को क्या करना होगा। तो यस, यूनिट होल्डर की जब डिमाइस हो जाती है उसके बाद में आपको स्पेसिफिक फंड हाउस के साथ उनकी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करनी होगी। तो अगर इनके पास 3 स्कीम्स हैं, 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के साथ हैं, तो नहीं उनके नॉमिनी को ये तीनों एएमसी के साथ में सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको तीनों के साथ अलग अलग फुलफिल करनी होगी। जो इनका दूसरा सवाल था कि क्या ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे आप एक ही फॉर्म भरें और सारी ट्रांसफर हो जाए। तो वेल, ये इन्होंने खुद अपने सवाल में भी लिखा था कि अगर ये डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और डीमैट में यूनिट्स लेते हैं म्यूचुअल फंड की, तो सारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उनके एक ही डीमैट अकाउंट में आ रहे हैं, और उसी डीमैट अकाउंट में जो नॉमिनी है वो जब नॉमिनी अपने ट्रांसमिट कर लेते हैं सारे डीमैट की सारी होल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड की यूनिट या जो भी बाकी उनकी होल्डिंग्स है डीमैट में, तो सारा एक लेवल पे हो जाता है। अगर वो डीमैट के रूट से बात कर रहे हैं कि एक डीमैट में नॉमिनेशन होने से सारी होल्डिंग्स का ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, तो जी हाँ, सवाल का जवाब है हाँ। अब ये है कि सिर्फ नॉमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डीमैट में यूनिट्स ले रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, जो हमने पहले भी बहुत अलग अलग शो से बात की है, कि डीमैट में यूनिट्स लेनी चाहिए कि आपको लीव द यूनिट्स विद द फंड हाउस। वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक ही, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट आता है इंस्टेड ऑफ यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में होना। मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि सिर्फ ट्रांसमिशन का प्रोसेस को समझने की वजह से, आई मीन सिंप्लीफाई करने या एक सिंगल पॉइंट पे देखने की वजह से आप डीमैट में यूनिट्स ना लें। इट इज फार मोर बेटर टू हैव यूनिट्स इन नॉन डीमैट फॉर्म। ऑब्वियसली अलग अलग कारण है जो हम आज शायद जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में यूनिट्स होना ज्यादा बेटर है, और जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको अलग अलग फंड हाउस के साथ करना होगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि अंकित आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है सोशल मीडिया के जरिए। हेमंत बगरिया हैं और इनका सवाल है कि बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश का प्लान बना रहे हैं। 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, और बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश के लिए पहले से ही 4 फंड में 13,000 की एसआईपी है, और बाकी इनके जो क्वेरीज हैं वो अभिजीत आपको भेजी जा चुकी हैं। तो बताएं इनको क्या होगा जवाब। राइट। सो सबसे पहले बेस्ट पार्ट इनके सवाल का मुझे ये लगा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 20 साल का है। तो मैं भी वही इंसिस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 15 इयर्स का अगर होराइजन है तो स्पेशली इक्विटी
लेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि म्यूचुअल फंड इक्विटी रहते हैं, तो उसमें उतना होराइजन तो उतना रहना ही चाहिए मिनिमम। एंड फिर उन्होंने जो 4 फंड शेयर करे, तो मुझे लगता है कि वो वेल डाइवर्सिफाइड है फंड मैनेजर एज वेल एज मल्टी कैप के हिसाब से। उनको मैं एक सजेशन ये करूंगा कि उनको अगर और एक फंड ऐड करना है तो वो डिविडेंड कैटेगरी के जो फंड आते हैं तो वो भी एक ऐड कर सकते हैं। एंड अगर 13,000 की SIP उन्होंने चालू रखी तो, एंड कंसिडरिंग रीजनेबल रिटर्न ऑफ लेट्स से 14.5 और 14%, जो कि एक डायनामिक एलोकेशन का रिजल्ट हो सकता है ओवर दिस पीरियड, तो उनकी कैपिटल ऑलमोस्ट 1 करोड़ 97 लाख जितना अगर वो कंसिस्टेंटली करते रहे तो एट द एंड ऑफ 20 इयर्स उनके ये कैपिटल राशि जमा हो सकती है। एंड या उनके फंड्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनको DSP एक स्मॉल कैप का जो फंड है वो ऐड कर सकते हैं इन द ओवरऑल एलोकेशन। बाकी मेरे हिसाब से सब सही है, उनकी जो भी चॉइसेस है फंड्स की वो। ठीक है, तो हेमंत जी आपको खास सलाह मिल गई। और चलिए सवालों के सिलसिले को आज हमें यहीं रोकना होगा और अब हम रुख करते हैं आज के हमारे खास सेगमेंट निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्षवर्धन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या है? वेल हम अंकित के क्वेश्चन से ही एक सलाह लेंगे, उसमें एक सीख लेंगे रादर। वो ये है कि हमने हमेशा कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ना जोड़ें। एक कारण ये है कि अभी देख लीजिए, अगर कुछ भी होता है अगर यूनिट होल्डर को, तो उनके नॉमिनी को इतनी सारी प्रोसेसेस पूरा कंप्लीट करके वो अननेसेसरी बर्डन आप उन पे डाल रहे हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन नाम पे बता दूं कि एक स्कीम में जब आप पैसे लगाते हैं, वो स्कीम करीबन 30 to 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो आपको एक ही तरह की अलग अलग स्कीम्स लेके कोई रियल फायदा नहीं होने वाला। एट अ पोर्टफोलियो लेवल ऑल्सो, अगर आप 5 या 6 स्कीम में टोटली इन्वेस्ट करें, हर एक कैटेगरी की एक स्कीम ले भी लें, तो काफी है। आपको डाइवर्सिफिकेशन नाम पे उससे ज्यादा स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। सो गुरु मंत्र यही है, डू नॉट एड टू मेनी स्कीम्स इन योर पोर्टफोलियो। बहुत सारी स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में ना जोड़ें और अपने आप पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और अपने नॉमिनी पे अननेसेसरी बर्डन ना डालें। बिल्कुल, तो ये है हर्षवर्धन सर का गुरु मंत्र आपको। और अभिजीत आप बताएं आपके गुरु मंत्र क्या है? करेक्ट। सो जो फर्स्ट चीज है जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि काफी लोग क्या क्वेश्चन लेके पूछते हैं कि यार मुझे एक लमसम अमाउंट डाल देना है और बस फिर उसको 10 या 15 साल के लिए होल्ड करना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि रादर देन अ लमसम अमाउंट, एक हम एक कंसिस्टेंट SIP राउट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें उसका बेनिफिट क्या है कि जो रिटर्न्स है वो इवन आउट हो जाते हैं, मतलब एवरेज आउट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक 5,000 की सिंपल SIP भी कर रहे हैं शुरुआत के दौर पे, तो उसका इम्पैक्ट हमें शुरुआत के 5 साल में नहीं दिखेगा, बट ऑलमोस्ट आफ्टर 5 इयर्स अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमने बनाया है, जैसे हमने आज डिस्कस किया कि 30% लार्ज कैप, 30% इन मिड, 30% इन स्मॉल एंड 10% डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर या डिविडेंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड की SIP, तो 5 इयर्स के बाद एक दिन का जो मूवमेंट आएगा वो हमारी एक SIP के बराबर होगा। एंड दूसरा मेरा गुरु मंत्र ये रहेगा कि पैसा जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है कि अगर आप आज मुझे बचाओगे तो मैं कल तुम्हें बचाऊंगा। बिल्कुल, तो ये आज के निवेश के गुरु मंत्र आपको, और उम्मीद है कि ये गुरु मंत्र आप गांठ बांध कर आजमाएंगे अपनी ज़िंदगी में। शुक्रिया करेंगे हर्षवर्धन सर आपका। इसके साथ ही अभिजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए, अलग अलग पहलुओं के लिए, खास विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी कविता थपलियाल बताएंगी क्यों ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज घटा है, क्यों लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद ये खास चर्चा देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।